aspirants, welcome to the YouTube channel of Unacademy. My name is Asha Tiwari and today we will be continuing the UP Revenue Code that we already are. तो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 6 तो आप लोगों का कंप्लीट करा दिया था पिछली बार. चैप्टर 7 बात करता है ओनरशिप ऑफ लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज की. तो गाइज इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 54 से. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ओनरशिप ऑफ लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज के बारे में बात हो रही है. सेक्शन 54 कहता है टाइटल ऑफ स्टेट इन ऑल लैंड्स एटसेट्रा. सेक्शन 54 कहता है ऑल पब्लिक रोड्स, लेन्स एंड पाथ्स, ब्रिजेस, ditches, dikes and fences on or beside them, the bed of rivers, streams, nala, lake, pond and tank, and all canals and water channels, and all standing and flowing water, and all lands wherever situated, which are not owned by any person, and except in so far as any rights of any persons may be established in or over the same, and except as may be otherwise provided in by any law for the time being in force, are hereby declared with all rights in or over the same or appertaining thereto to be the property of state government. क्या कह रहा है सेक्शन नंबर 54? सेक्शन 54 कह रहा है कि सारी पब्लिक रोडे, लेन, पाथ, ब्रिजेस, डिचेस, नाला, पॉन्ड, टैंक, कनाल, स्टैंडिंग फ्लोइंग वाटर जिसको कोई भी व्यक्ति ओन नहीं करता या जिसपे किसी का हक नहीं है, वो सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी. Provided that nothing in this section shall be deemed to affect the rights of persons subsisting at any such property immediately before the commencement of this act. लेकिन अगर किसी व्यक्ति का कोई भी हक था ऐसी प्रॉपर्टी पे तो इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद वो हक हट नहीं जाएगा. सेक्शन नंबर 55 बात करता है माइंस एंड मिनरल्स की. सेक्शन 55 कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड, the right to operate or work in any mine or to extract any mineral therefrom shall be governed by Mines and Minerals Regulations Act 1957. ये तो ऊपर वाली बात तो हो गई लेक्स, पॉन्ड्स, रोड्स, पब्लिक रोड्स और कनाल, स्टैंडिंग फ्लोइंग वाटर की. 55 माइंस और मिनरल्स की बात करता है और उसने कहा कि अगर कहीं पे भी कोई राइट टू ऑपरेट है या वर्क इन एनी माइन की हम बात करते हैं, यानी कि अगर हम किसी मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो होगा माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट 1957 के अनुसार. सबसे पहली चीज. दूसरा, द लेसी ऑफ बिल्डिंग और लैंड लीज्ड और डीम्ड टू हैव बीन लीज्ड आउट बाय द स्टेट गवर्नमेंट for the purposes connected with working or extraction of any mine shall, subject to the terms and conditions of the lease aforesaid, continue to retain possession thereof on payment of such rent as was in force on the date of this commencement of this act. क्लॉज नंबर 2 कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई लीज चल रही थी और उस लीज में ये जो लेसी था ये स्टेट गवर्नमेंट ने लीज आउट की थी कोई भी लैंड या कोई भी बिल्डिंग, तो इस एक्ट के बाद वो एज इट इज वैसे ही चलेगी, उतने ही रेंट पे चलेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाइए. सेक्शन नंबर 56 राइट्स इन ट्रीज. सेक्शन 56 कह रहा है कि जितने ट्रीज किसी भी होल्डिंग पे थे सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स या फिर ऑफ दिस कोड, they shall be deemed to the person belong to person who holds such holding or a grove. अगर किसी व्यक्ति के होल्डिंग पे कोई ट्रीज लगे हुए हैं, ग्रोव पे ट्रीज लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली चीज है उसी व्यक्ति के बिलोंग करते हैं. लेकिन अगर जो ट्रीज हैं वो बाउंड्री पे लगे हुए हैं होल्डिंग्स के, तो ये जॉइंटली उन व्यक्तियों को बिलोंग करेंगे जिनकी होल्डिंग्स पे ये हैं. ये क्लॉज 2 कहता है all trees existing on the boundary of any holding shall be deemed to belong jointly to the persons who hold the holdings on either side of such boundary. तीसरा क्लॉज कह रहा है all trees in आबादी or any unoccupied land belonging to be held by any person immediately before the date of the commencement in code of this code shall continue to belong to such person and be held subject to any other law for the time being in force to any rules made under this code. क्लॉज नंबर 3 कह रहा है कि जितने भी पेड़ हैं या जितनी भी अनऑक्यूपाइड लैंड है जो किसी व्यक्ति को बिलोंग करती है इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले, वो एज इट इज रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक, सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड अंडर दिस कोड.
क्लॉज नंबर 4 कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 57 ऑल ट्रीज, ब्रशवुड, जंगल और अदर नेचुरल प्रोडक्ट wherever growing or planted other than trees referred to in subsection 1 to 3 shall with effect from the date of commencement of this code be deemed to be the property of state government. क्लॉज नंबर 4 कह रहा है कि सेक्शन 57 के प्रोविजंस को मद्देनजर रखते हुए सारे पेड़, जंगल, ब्रशवुड, नेचुरल प्रोडक्ट जो चाहे ग्रो कर रहे हो चाहे प्लांट किया गया हो या बाकी सारे ट्रीज जिनको रेफर किया गया है क्लॉज नंबर 1 टू 3 में, वो इस कोड के कमेंसमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? स्टेट गवर्नमेंट की। सेक्शन नंबर 57 फ्रूट बेयरिंग ट्रीज की बात करता है, तो बाकी ट्रीज तो 56 में कवर हो गए। अब ये फ्रूट बेयरिंग ट्रीज कहाँ जाएंगे? तो वेयर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड any fruit bearing tree was planted by any person on either side of a public road or path or canal with permission in writing of any revenue officer or any officer of the forest or public works department or irrigation department or state government of the state government not below the rank of tehsildar or an assistant conservator of forest or an assistant engineer, then notwithstanding such land vests in the state government, such person and his legal representative shall be entitled to the fruits of such trees without payment of any charges whatsoever. इस एक्ट के, इस कोड के कमेंसमेंट के पहले अगर कोई भी फ्रूट बियरिंग ट्री प्लांट किया गया था एक व्यक्ति के द्वारा, चाहे पब्लिक रोड पे या मतलब पब्लिक रोड के साइड पे या किसी पार्क पे या कनाल के आसपास, एक ऐसे व्यक्ति की परमिशन से जो कि स्टेट गवर्नमेंट में काम करता है, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट का हो, चाहे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का हो, चाहे फॉरेस्ट ऑफिसर हो, नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार या असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो इसमें लिखा है एज द केस मे बी देन नॉट विद स्टैंडिंग दैट सच लैंड वेस्ट्स इन द स्टेट गवर्नमेंट। फिर उससे मतलब नहीं है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की लैंड है कि नहीं, क्योंकि हमने अभी 56 में पढ़ा कि लैंड तो स्टेट गवर्नमेंट की ही है जितनी पब्लिक रोड के आजू बाजू लैंड हैं। पर उससे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आप उसके फ्रूट्स ले सकते हैं। यू कैन वेरी ओके क्या बोलूंगी, यू कैन टेक द फ्रूट्स ऑफ दैट ट्री एंड ऑल्सो योर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कैन ऑल्सो एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ सच ट्रीज विदाउट पेमेंट ऑफ एनी चार्जेस। क्लॉज नंबर 2 कहता है any person desiring to plant a fruit bearing tree after the commencement of this code। तो क्लॉज 1 तो कमेंसमेंट ऑफ द कोड के पहले की बात कर रहा है कि ये कोड नहीं आया था, यानी 2006 का ये जो यूपी रेवेन्यू कोड है इससे पहले की बात। अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि वो एक फ्रूट बेयरिंग ट्री को प्लांट करे इस कोड के आने के बाद ऑन आइदर साइड ऑफ द पब्लिक रोड और पाथ और कनाल, सो ही कैन डू सो बट with the permission of the collector or any other officer authorized by the state government in this behalf, and the provisions of subsection 1 shall apply to the tree planted। वही कि आप फ्रूट्स ले सकते हो विदाउट एनी चार्ज। तीसरा क्लॉज कहता है द राइट कन्फर्ड अंडर दिस सेक्शन shall be heritable but the person planting the fruit bearing tree or his heirs shall have no right on the corpus of such tree or on the land on which it stands। क्लॉज 3 कह रहा है कि भाई पेड़ लगाने हैं लगाओ, परमिशन लो स्टेट गवर्नमेंट की लगाओ, परमिशन लो कलेक्टर की लगाओ, आप उसके फ्रूट्स भी खाओ, लेकिन केवल और केवल पेड़ लगाने से वो हेरिडिटरी नहीं हो जा रहा है, वो किसी भी प्रकार से हेरिटेबल नहीं हो पा रहा है। हेरिडिटरी नहीं, हेरिटेबल नहीं हो पाएगा, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि फिर वो जमीन आपकी हो गई, नहीं, न पेड़ आपका न जमीन आपका, केवल उसके फल आप खा सकते हो। सेक्शन नंबर 58 कह रहा है डिस्प्यूट्स टू बी डिसाइडेड बाय द कलेक्टर। अब जहां भी सेक्शन 54, 56, 57 के लिए कोई भी डिस्प्यूट आती है तो उस डिस्प्यूट को कलेक्टर डिसाइड करेगा एंड एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एनी ऑर्डर पास अंडर सबसेक्शन 1 में फाइल एन अपील बिफोर द कमिश्नर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। और कोई भी व्यक्ति जो कलेक्टर के ऑर्डर से अग्रीव है एनी ऑर्डर पास अंडर सबसेक्शन 1 में फाइल एन अपील बिफोर द कमिश्नर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, और कोई भी व्यक्ति जो कलेक्टर के ऑर्डर से अपील फाइल करना चाह रहा है, ओके नहीं है कलेक्टर के ऑर्डर को लेके एंड ही वांट्स टू फाइल एन अपील, देन ही विल हैव टू फाइल द अपील बिफोर कमिश्नर एंड यहाँ पे हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है 30 डेज की टाइम लिमिट मिलती है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 7 गाइस फॉर यूपी रेवेन्यू कोड। आई होप यू अंडरस्टूड इट एंड इफ यस देन ऑब्वियसली यू कैन लाइक द वीडियो। ऑल्सो
Before leaving, guys, let me tell you that I'm also available on an academy. So on an academy, you can follow me by my name, Asha Tiwari. You just have to download the app from the App Store or Play Store. You can search me by my name, and right now there are offer going on, and the main offer is 20% and up to free 6 months extensions from 22nd to 28th of February. That is still tomorrow. Target Judiciary 2023 and Target Judiciary 2024. So you can subscribe using my code ASHA Live, ASHALIVE. That's the code. Apart from that, guys, free All India Judiciary Scholarship Test is going to be conducted on 5th of March at 12 p.m. So if by any chance you people have not enrolled, then get yourselves enrolled as soon as possible, because the rankers get a chance to win up to 100% scholarships. We are launching the revision batch for Uttar Pradesh mains exam. Duration is for 3 months and the price is 22,959. So you get detailed explanations of the topics, the doubt clearing sessions, live and recorded sessions are available, and class PDFs are available after the sessions. You can use my code ASHA Live for the offer price. We are launching the linking batch for RJs and GJs. Duration is 6 months. Price is rupees 36,736. You get detailed explanations of the topics, doubt clearing sessions, class PDFs are available after the session, and live and recorded sessions are available. The starting date is 18th of February, that is, it has started, and the code is ASHA Live for the offer price. We are also launching Safalta 4.0, the comprehensive batch. Duration is 12 months and price is 50,511. You get detailed explanations of the topics, you get doubt clearing sessions, you get live and recorded sessions available, and class PDFs are also available after the sessions. Seetal ma'am, Anil sir, Fazan sir and Sonu sir are going to take your classes. You can use my code ASHA Live for the offer price. And Chhattisgarh Judiciary Prelims Mock Test Series, as you people are aware, is already on an academy. Main test series for Punjab Judiciary 2023 is here. You can use my code ASHA Live for the offer price, and you get the offer price at rupees 4,999 only. Now what do you get? You get 3 full length tests for the mains examination, analysis sessions by the top educators, and each mock is going to have Civil Law 1, Civil Law 2, Criminal Law, English and Punjabi. Mock test 1 was on 15 to 19 Feb. Mock test 2 was 23rd to 27th of Feb. That is, today is the last day for the mock test 2, and mock test 3 is from 5th to 7th March 23. Mains test series for UP Judiciary 2023 is also here. You get 3 full length tests for the mains exam, analysis sessions by the top educators. Each mock is going to have GK, English, Hindi, Law 1, Law 2 and Law 3. You can use my code ASHA Live for the offer price rupees 2,999, but only valid for 100 subscribers only. First 100 subscribers only. Test schedule is 5th to 7th March, 12th to 14th March and 19th to 21st of March. So guys, you can refer friends and win exciting prizes with an academy, and you can also join our channels Judiciary Preparation with an Academy, Judiciary World, an Academy Judiciary and an Academy Judiciary PCSJ. If you want to join me on my Telegram group, you have the link in the description box. See you there. So that's all for today. Chapter number 7. We have done it all. We'll start with chapter number 8 soon. So stay tuned with me guys. Till then, keep on laughing, loving, living and also studying. Take care. Bye-bye. Good night. Sweet dreams.